आज हम सेकेंड ईयर में बिहारी काव्य की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पूर्व में मैंने आपको बिहारी काव्य से संबंधित दो व्याख्यान आयोजित किए, जिसमें एक में बिहारी काव्य का श्रृंगार वर्णन और दूसरे में बिहारी काव्य के श्रृंगार, भक्ति और नीति का विवेचन। सबसे पहले इस तथ्य को आप समझ लें कि काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के अंतर्गत जो जो तत्व समाहित होते हैं, सामान्य रूप से आप सभी परिचित होंगे। चूंकि अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो आपको अच्छी तरह इस बात का पता होगा कि भाव पक्ष के अंतर्गत सामान्य रूप से श्रृंगार वर्णन और इसके अतिरिक्त जो उस कवि की अन्य विशेषताएं, जैसे बिहारी की कल्पना की समार शक्ति, अनुभवों का चित्रण आदि जो तत्व हैं, वह अन्य रूपों में भाव पक्ष के अंतर्गत आएंगे। कला पक्ष में भाषा, छंद, अलंकारों का जो विवेचन होता है उसका चित्रण किया जाता है। अब जहाँ तक बिहारी काव्य के भाव पक्ष की बात है, तो मैंने जो पूर्व में दो व्याख्यान आयोजित किए थे, उन दोनों को आप हूबहू अच्छी तरीके से इस भाव पक्ष के अंतर्गत ले सकते हैं, जिसमें आप उन सभी का अलग अलग पॉइंट बनाएं। जैसे बिहारी काव्य के श्रृंगार वर्णन नंबर, उसमें अंतर्गत भी आप 2 पॉइंट बना सकते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसके पश्चात आप बिहारी काव्य का भक्ति वर्णन और बिहारी का नीति वर्णन। आज हम बिहारी काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष की जब हम विवेचना करें तो इस बात को अच्छी तरह आप समझ लें कि दोनों भावों का चित्रण, चाहे वो भाव पक्ष और कला पक्ष, अत्यधिक कुशलता के साथ बिहारी ने अपने काव्य में उसकी अभिव्यक्ति की है। दोनों ही पक्षों का चित्रण अति विशिष्ट रूप में बिहारी के काव्य में हमें दिखाई देता है। अब आज हम भाव पक्ष के अंतर्गत जो 3 बिंदु पहले मैं कर चुका हूं, उसके अतिरिक्त जो अन्य बिंदु बिहारी काव्य के बचे हैं, केवल उन्हीं का चित्रण या उन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बिहारी काव्य के अनुभवों का चित्रण। बिहारी मूल रूप से रीतिकाल के कवि हैं और जिसमें रीतिबद्ध और रीति मुक्त सभी प्रकार के कवि जो इन्होंने श्रृंगार के अंतर्गत अनुभवों का चित्रण किया, एक परिपाटी सी बनी हुई थी, बिहारी ने भी उसका पालन किया। बिहारी ने अपने काव्य में अनुभाव विधान को केवल ग्रहण ही नहीं किया, उसमें अत्यधिक सफलता भी प्राप्त की। सतसई में अनुभवों का चित्रण इस बात का प्रमाण है कि बिहारी का काव्यशास्त्रीय अध्ययन अत्यंत विपुल और समृद्ध रहा है। बिहारी इस बात से भली भांति परिचित थे कि जो रस का वर्णन है, रस परिपाक है, वह अनुभवों में ही अधिक व्यक्त हो सकता है, क्योंकि बिना अनुभवों के भाव कभी भी संवेदनीय नहीं बन सकते। और इसी कारण से बिहारी ने प्राय अनुभवों के द्वारा अपनी भाव व्यंजना अपने दोहों में कराई है। उन्होंने या तो कई भावों को लेकर प्रत्येक के लिए अलग अलग अनुभव रखे, या एक ही भाव की व्यंजना की है जिसके अंतर्गत कई अनुभव रखे हैं। ये अनुभव रस और भाव दोनों को व्यक्त करने में पूरी तरीके से समर्थ दिखाई देते हैं। कवि ने न केवल राजाश्रय बल्कि सामान्य जीवन के जितने भी कार्य व्यापार हैं उसको भी उन्होंने अपने दोहों में, चाहे वो प्रस्तुत हो या अप्रस्तुत, नाना जीवों, पदार्थों आदि सभी कईयों की सहायता लेकर तक भी बिहारी ने इस अनुभवों का चित्रण अपने काव्य में किया है। स्वतंत्र अनुभव चित्रण एक प्रकार से बिहारी के काव्य की एक मूल या मौलिक विशेषता हम मान सकते हैं, जैसा रीतिकाल में हमें अन्य कवियों में देखने को कम मिलती है। जैसे उदाहरण के रूप में बिहारी के कोई भी दोहे को हम उठाकर देखें तो जिसमें हमें सामान्य रूप से अनुभवों का चित्रण ही अधिक दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में जैसे बिहारी कहते हैं एक नायिका के लिए कि इतते उतते छिनते कहूँ ठहराती, जन्न प्रति चक्री भई फिरी आवत फिरी जाती। यह नायिका के जो अनुभव हैं वो पूरी तरीके से हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार बिहारी ने अपनी लंबी चौड़ी बात न कह करके एक सात्विक जो अनुभव है उसके माध्यम से एक राजा को, जो वो जय सिंह को संबोधन देते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल। इस छोटे से भाव में, दोहे में उन्होंने अत्यंत गंभीर भाव जो भरा है, यही बिहारी के काव्य की एक मूलभूत विशेषता मानी जा सकती है। एक अद्भुत कल्पना शक्ति बिहारी ने अपने दोहों में भावों की व्यंजना को प्रकट किया। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि अद्भुत कल्पना शक्ति के माध्यम से उन्होंने नायक और नायिका के अनुभवों को व्यक्त किया। जब बिहारी कहते हैं कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात, स्पष्ट है कि
एक एक जो हम शब्द देखते हैं तो उसमें प्रत्येक में एक एक पूरा भाव जैसे हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जब बिहारी कहते हैं कि नायक ने नायिका के अभिसार या मिलन के प्रस्ताव के लिए कहा, नायिका ने मना किया, नटत नायक रीझ गया, नायिका खींच गई कि उसका यह आशय नहीं है, मिलत खिलत लज्जात, इस प्रकार दोनों के जब नेत्र मिले तो वे दोनों लज्जित हुए, लेकिन भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस प्रकार भरे हुए भवन में उन्होंने नेत्रों के माध्यम से बात कर ली। उसी प्रकार बिहारी ने नाटकीय शैली का भी प्रयोग किया है अपने भावों को व्यक्त करने में, जब वे कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे दैन कहे नटी चाय। जहाँ तक इस अनुभव योजना की काव्यात्मकता का प्रश्न है तो बिहारी की जो रस व्यंजना का पूर्ण वैभव है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में वह अनुभवों के विधान में ही दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर देखें तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और भावों की ऐसी सुंदर योजना श्रृंगारी कवि नहीं कर सका, कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन बिहारी के अनुभवों को और भावों को व्यक्त करने में पूरी तरीके से हम पता चल जाता है कि कितने वे समर्थ रहे हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे अनुभवी और प्रसिद्ध समालोचक के द्वारा आचार्य बिहारी के अनुभवों की प्रशंसा करना सचमुच बिहारी को एक सिद्ध हस्त कवि सिद्ध करते हैं। श्रृंगार रस में अनुभवों का इतना सुंदर, सरस, स्वाभाविक और विशद वर्णन, और वह भी पूर्ण प्रभावशाली ढंग से रीतिकाल में नहीं, सारे हिंदी साहित्य में किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, जो अनुभव चित्र में बिहारी के सर्वोत्तम और सर्वोच्च होने का हमारे के दर्शन कराता है। बिहारी ने अनुभवों के साथ साथ कुछ विद्वानों ने उनके हावों का चित्रण अलग रूप में ही किया है। वे हाव, चाहे विलास हाव हो, किलकिंचित हाव हो, विभ्रम हो, ललित हो, जिस प्रकार बिहारी ने अपने अनुभवों में मानसिक, सात्विक, आहार्य, वाचिक और प्रलय, कंप, अद्भुत कल्पना शक्ति, नाटकीय शैली, मिश्रित अनुभव, रस और भाव दोनों की व्यंजना, उन सभी को प्रकट किया है। उसी तरह उन्होंने हाव और भाव, इसका वर्णन भी अपने दोहों के माध्यम से किया है। बिहारी के अनुभव और हाव चित्रण को अत्यंत विस्तार और गहनता उस काल में इसलिए मिली क्योंकि बिहारी ने दोहों, छोटे छोटे दोहों के माध्यम से जनमानस में अपनी एक छाप छोड़ दी थी। अब यदि हम अन्य तत्व देखें बिहारी के काव्य में, तो मैंने पूर्व में आपको कह दिया कि रसोद्रेक की जो क्षमता है, जैसे श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत संयोग और वियोग, उसका पूर्व में मैं आपको वर्णन कर चुका हूँ। अब इस प्रश्न के अंतर्गत हमारे सामने एक बड़ा जो तत्व बचता है वह है उसका कला पक्ष। और कला पक्ष से पहले भी हम बिहारी के भाव वर्णन में जो उससे संबंध ही है वह है उसकी चित्रात्मकता और उक्ति वैचित्र्य। उक्ति वैचित्र्य से तात्पर्य है कि कथन को इस ढंग से कहना कि श्रोता का स्वाभाविक ध्यान आकर्षित हो जाए और विषय की वह मार्मिकता को भी समझ ले। कोमल शब्दों के माध्यम से बिहारी ने ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि या अन्य किसी भी प्रकार के निराली और विलक्षण बात को उन्होंने उक्ति वैचित्र्य के माध्यम से प्रकट की है। जब वे कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दूती होई, यहाँ उक्ति वैचित्र्य का एक सटीक उदाहरण है जिसके कई अर्थ हमारे सामने प्रकट होते हैं। और बिहारी ने अपनी जो भक्ति भावना है उसको तो प्रकट किया ही है, साथ ही कृष्ण के प्रति राधा की जो अनन्य भक्ति है वह भी प्रकट कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में यदि हम देखें तो बिहारी सत्सई में नाना विशेषताएं हमारे सामने दिखाई देती है, जहां एक तो श्रृंगार का जमकर वर्णन, दूसरा भक्ति और नीति का, तो तीसरे उनकी कल्पना की समाहार शक्ति, उक्ति वैचित्र्य, तो चौथे एक चित्रात्मकता हमें बिहारी के काव्य में देखने को जगह जगह मिल जाती है। चित्रात्मकता से मेरा आशय यह है कि नायक नायिका के मुद्रा चित्रण, नक्शिक वर्णन, उसके सद्य सनाता वर्णन,
जूड़ा बांधती हुई सुंदरी, केश विन्यास करते हुए नायक नायिका, प्रीतमा, इन सब का जो चित्रात्मक वर्णन है वह बिहारी के काव्य में देखते ही बनता है। जब एक जगह बिहारी कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे दैन कहे नट जाए। तात्पर्य यह है कि एक पूरा चित्र हमारे सामने जैसे उपस्थित हो रहा है नायक नायिका का, कि किस तरीके से एक नायिका नायक को अपने सामीप्य या अपने समीप अधिक रखने के दृष्टिकोण से वह किस प्रकार अब नायक को उलझाए रखती है। तो एक पूरा चित्र जैसे इस दोहे में हमारे सामने उपस्थित होता है। अब यदि हम बिहारी काव्य के दूसरे पक्ष की चर्चा करें तो वह है उसका कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत बिहारी के काव्य में सामान्य रूप से हम छंद, अलंकार, समास शक्ति, इन सब की भाषा, इन सब की विवेचना करेंगे। यह इस प्रश्न का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पूर्व में 2 व्याख्यान और इस अब तक के व्याख्यान में बिहारी का भाव पक्ष पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। जहाँ तक बिहारी काव्य की भाषा का प्रश्न है तो बिहारी का सबसे बड़ा गुण और उसका पांडित्य उनकी साहित्यिक ब्रज भाषा में ही हमें दिखाई देता है। निस्संदेह सत्सई की प्रयुक्त जो ब्रज भाषा है उसमें आवश्यकता के अनुसार बिहारी ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, बुंदेली, उर्दू, फारसी आदि न जाने कितनी भाषाओं की शब्दावलियों से अपने दोहों को सजाया है, और उसके कारण से उनकी जो सत्सई है उसमें 4 चांद लग गई हैं। उदाहरण के रूप में संस्कृत के कई शब्द, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कनक, निदाग, दुकुल, मकरंद, इंदिवर, कल, आलवान, अद्वैतता, अमित, कज्जल, कपट, कपाट, ऐसे कुछ पल्लव, मुकट आदि सभी संस्कृत से तत्सम युक्त शब्द दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ अवधि के शब्द कीन, दीन, लीन, लखाई, समझाई, जेही, केही, लखी, ये सब अवधि के शब्द हैं जो बिहारी काव्य में आए हैं। बुंदेली के कुछ शब्द हैं जैसे स्यो, देखीवी, लखीवी, पाईवी, और उर्दू फारसी तक के शब्द बिहारी काव्य में जमकर मिलते हैं, जैसे नाहक, नाजुक, हमाम, दरबार, मोर्चे, जोर, बदरा, बदी, अदब आदि ऐसे शब्द हैं जो बिहारी ने विदेशी जो भाषा उर्दू फारसी है उसका भी प्रयोग किया है। तत्सम और अर्धतत्सम शब्दों का प्रयोग बिहारी ने अपने दोहों में किया है। जैसे हम देखते हैं जहाँ तक अर्धतत्सम की बात है तो उसमें अनूप, अरक, कृशानु, दीर्घ, दुति आदि शब्द हैं। अब रही बात बिहारी के काव्य में छंद योजना की, तो सत्सई का सर्वप्रधान जो छंद है वह दोहा है। पूरा जो बिहारी सत्सई है वह दोहों के रूप में कुछ जगह पर हमें सोरठा मिलता है, लेकिन वह बहुत कम है। बिहारी ने सामान्यतः अपनी सत्सई में दोहा का ही प्रयोग किया है। बिहारी दोहा रचना के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय कवि इसी कारण माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से भाषा और भाव दोनों को उत्कृष्ट बना दिया है। छोटे से आकार में विविध हाव भाव, अनुभवों और लंबे लंबे प्रसंगों को बहुत छोटे समाज शक्ति के माध्यम से समेट करके बिहारी ने अपने, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे मुक्तक के जो आवश्यक गुण होते हैं वह सभी उनके सत्सई के दोहों में मिल जाते हैं। अलंकारों के अंतर्गत यदि हम देखें तो बिहारी के काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, श्लेष, रूपक, सांग रूपक, विभावना, दीपक, अपनहुति, असंगति, विरोधाभास, अप्रस्तुत, प्रशंसा, समासोक्ति, विशेषोक्ति, व्यतिरेक, काव्यलिंग, विषम, दृष्टांत, मिलिंत, उन्मिलिंत, अर्थांतरन्यास आदि का प्रयोग है। किंतु यदि मेरे दृष्टिकोण में देखें तो बिहारी को सर्वाधिक जो पसंदीदा जो उनका दोहा जो छंद है या क्षमा करें जो अलंकार है वह उनको अनुप्रास, यमक, उपमा, श्लेष और उत्प्रेक्षा माना जा सकता है। जहाँ तक समास शक्ति की बात है तो बिहारी के काव्य में कल्पना की जो समाहार शक्ति है वह अपने आप में ही इस काव्य की समाज शक्ति को हमारे सामने प्रकट कर देता है। जिस काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होती है वह उतना ही श्रेष्ठ मुक्तक रचने में सफल होता है, और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से हमें दिखाई देती है। यह कह सकते हैं कि यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, और इसके प्रमाण स्वरूप के रूप में आप कोई भी दोहा उठाकर देख लें तो उसमें आपको भाषा की समाज शक्ति का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। इस उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अपने काव्यगत गुणों में बिहारी सत्सई एक और जहाँ नाना विशेषताओं से परिपूर्ण है और
कवि ने अपने युग के दर्पण को एक प्रकार से अपने दोहों में प्रकट कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहारी ने अपने काव्य में कला पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो एक ऐसी दोहों के माध्यम से ऐसा उक्ति चमत्कार और वाग विदग्धता प्रस्तुत की है कि वह अन्य रीतिकाल के कवियों में बहुत कम देखने को मिलती है।